हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद साक्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नंबर 341 से 360 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑन द क्लोज सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय ट्वाइस द यूनिट्स देन द हीट एडेड टू इट इज पॉसिबल ड्यू टू। तो इसमें क्लोज सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम के अंदर जब प्रोसेस हो रही है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ रही है हमारी, ट्वाइस हो रही है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? हीट के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हीट हमारी क्यू इंक्रीज हो रही है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, 2Q हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखना हमें। तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, नो मास ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, केवल एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम है। अगर हम यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं और पिस्टन के जो बॉल्व हैं वो क्या है, यहाँ पे क्लोज हैं। तो पिस्टन के बॉल्व अगर क्लोज हैं तो ये सिस्टम हमारा कैसा बन जाएगा, क्लोज सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, क्लोज सिस्टम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, केवल एनर्जी ट्रांसफर होगा, इसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा क्या होता है, ये डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस में डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर इंटरनल एनर्जी देखते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, डेल क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू, ठीक है। अगर इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है। अगर हम इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र क्या कर रहे हैं, क्यू के बराबर कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो गई, 2Q। अगर हीट ट्रांसफ़र हमारी क्या है, क्यू है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, 2Q। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, अगर 2Q इक्वल टू क्यू माइनस में डेल डब्ल्यू, तो यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन क्या आ रहा है हमारा, माइनस क्यू के बराबर आ रहा है। अगर हम इसके अंदर हीट दे रहे हैं तो हीट देने पर क्या होगा, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी हमारी डबल हो रही है। इंटरनल एनर्जी डबल होगी तो जो इसके अंदर क्या है, वर्क डन हमारा होगा। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आता तो ये हमारा क्या हो जाता, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क हमें मिल रहा है। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर किसी भी केस में अगर वर्क डन यहाँ पे होगा। अगर हीट हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वर्क डन सिस्टम के ऊपर करना पड़ रहा है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू परफॉर्मिंग ऑफ सॉफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्ट के द्वारा उसके अंदर वर्क देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 342। इसमें पूछा है, ए गैस इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम विल बी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम नाइट्रोजन का ये लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये नाइट्रोजन हो गई N2 और ये ऑक्सीजन हो गई, ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, NO बनाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एटम के 2 हैं और नाइट्रोजन भी हमारी क्या है, 2 हैं। तो ये 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉलिकुलर वेट देखते हैं, मॉलिकुलर वेट नाइट्रोजन के लिए कितना होता है, 28 होता है, और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 32, ठीक है। अगर मास हम लेके हैं, यहाँ पे इक्वल मास दिए हैं तो मास हमने ले लिया M और M, ठीक है। दोनों के लिए मास MM ले लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं यहाँ पे मास अपॉन में मॉलिकुलर वेट, ठीक है। मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हो जाएंगे, मास M दिया है, ठीक है, और मॉलिकुलर वेट कितना हो गया, 28। तो इसके लिए नाइट्रोजन के लिए ये आ गया M अपॉन 28, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, ये M अपॉन 32। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अपन देखते हैं, NTP पर 1 मोल इक्वल टू किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर, ठीक है। 1 मोल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, लीटर में 22.4 लीटर। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इतने हैं नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कितने हैं, इतने हैं। तो दोनों के लिए हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा m/28 इंटू में 22.4। ऐसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा m/32 इंटू में 22.4। तो यहाँ पे पूछा गया है दोनों वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम विल बी। तो नाइट्रोजन का हम लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये m/28 इंटू में 22.4 और m/32 इंटू में 22.4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये 32 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 32/28। तो इसके लिए रेशियो जो निकल के आया हमारा 32/28। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए 32/28। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है हमारा, किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। अगर हम किसी कंटेनर के अंदर गैस लेते हैं, ये हमारा कंटेनर है, पार्शियल प्रेशर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके अंदर हमारी गैसेज हैं अलग अलग A B C D, इस तरीके से अगर गैसेज हैं और इसका जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर हमारा P है, तो जो पार्शियल प्रेशर के जो समीशन होगा वो क्या हो जाएगा PA प्लस में PB प्लस में PC प्लस में PD। और यहाँ पे ये क्या है हमारे पार्शियल प्रेशर हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर बाय अ मिक्सचर ऑफ ए गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेज। तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, इन सभी जो कंस्टिट्यूएंट गैसेज हैं उनके पार्शियल प्रेशर के समीशन के बराबर। तो पार्शियल प्रेशर को अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ ईच गैस would exert if it alone occupied the volume of the mixture at the same temperature। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर रहेगा इस वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में, वो हमारा क्या कराएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। मतलब इसके अंदर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में एक इंडिविजुअल गैस है, उस इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर इसके अंदर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एवरेज ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ये नहीं होगा, द टोटल प्रेशर इट्स ऑन प्रेशर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द कंपोनेंट। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इटसेल्फ इफ इट वाज प्रेजेंट इन द एंटायर वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 344 में पूछा गया है सब्लिमेशन कर्व ऑन पीटी डायग्राम फॉर ऑल सब्सटेंस पॉजेज द फॉलोइंग स्लोप। ठीक है, तो सब्लिमेशन कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है पीटी डायग्राम में, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ये पीटी डायग्राम है हमारा और ये पीबी डायग्राम है। तो पीटी डायग्राम पर सब्लिमेशन कर्व का जो स्लोप है वो पूछा गया है। तो सब्लिमेशन कर्व का जो स्लोप है यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से हमारा कर्व है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये जो स्लोप है वो कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। इसका अगर अपन वेपोराइजेशन कर्व की बात करते हैं तो वेपोराइजेशन कर्व का भी जो स्लोप है वो भी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है और इसका भी पॉजिटिव स्लोप है। सब्लिमेशन और वेपोराइजेशन दोनों कर्व के जो स्लोप रहेंगे वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूजन कर्व है, फ्यूजन कर्व का जो स्लोप होता है कुछ गैसेज के लिए पॉजिटिव होता है और कुछ गैसेज के लिए नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ज़्यादातर गैसेज के लिए नेगेटिव होता है और यहाँ पे ये दोनों वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन कर्व दोनों के लिए क्या है, ये पॉजिटिव कर्व रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव कर्व। नेक्स्ट है 345 सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होती है हमारी, यहाँ पे देखते हैं। सब्लिमेशन अकर्स व्हेन अ सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू ए गैस। ठीक, यहाँ पे देखते हैं ये सब्लिमेशन है। तो ये सॉलिड फेस है यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, ये वेपर फेस, मतलब गैस है। तो सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड फेस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर या गैस।
तो सब्लिमेशन अकर्स व्हेन अ सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। तो इसके कारण क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है। सब्लिमेशन इज रेयर, सब्लिमेशन बहुत ही रेयर होता है। एन एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 एक एग्जाम्पल है इसके लिए। CO2 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। सॉलिड CO2 टर्न्स डायरेक्टली इनटू द गैस CO2 मिसिंग आउट द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो सॉलिड CO2 मतलब जो ड्राई आइस बोलते हैं इसको, हम ड्राई आइस को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लिक्विड स्टेट है उसको बाईपास करते हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कर्व में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, गैसियस स्टेट में। तो ये हमारा किसके थ्रू होता है, यहाँ सब्लिमेशन कर्व से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्ट गैसियस स्टेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 346, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर इन द केस ऑफ। जो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है वो किस में होती है, CO2 में होती है, सॉलिड CO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 347, वेपोराइजेशन कर्व ऑन PT डायग्राम फॉर ऑल सब्सटेंस पोजेसेस द फॉलोइंग स्लोप। तो वेपोराइजेशन कर्व का जो स्लोप होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फ्यूजन कर्व ऑन PT डायग्राम फॉर ऑल सब्सटेंस पोजेसेस द फॉलोइंग स्लोप। तो फ्यूजन कर्व का जो स्लोप होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 349, इन अ साइक्लिक प्रोसेस द नेट हीट सप्लाइड इज 70 किलोजूल पर सेकेंड, द वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइकिल इज इक्वल टू। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डेल Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल W। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र कितनी दी गई है, हीट सप्लाइड दी गई है हमारी 70 किलोजूल पर सेकेंड। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, हमारी वर्क डन के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कैसी है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइकिल में नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, नेट वर्क ट्रांसफ़र के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 70 किलोजूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है 350, 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन कंबाइंड विथ 2 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वुड प्रोड्यूस CO2 एंड H2O इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है किसका, मीथेन का, और 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है ऑक्सीजन का। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, CO2 एंड H2O। तो इसमें से कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, तो देखते हैं हम। ये मीथेन होगी, मीथेन इक्वल टू ये ऑक्सीजन होगी। तो ये दो वॉल्यूम ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन कितना है 2 मीटर क्यूब और मीथेन कितना है 1 है। तो यहाँ पे 1 मोल हो गया, और इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा, ये CO2, यहाँ से C और O2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के 2 है तो 2, और ये क्या है, हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अगर हम इसको जो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम को हम किस टर्म में ले लेते हैं, मोल के टर्म में ले लेते हैं। ये क्या हो गया 1 मोल, और ये क्या हो गया 2 मोल हो गया। ठीक है, तो ये किसके क्या बन रहा है हमारा, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल इक्वल टू होता है 22.4 लीटर एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने इसको 1 मोल की जगह क्या लिख दिया, 22.4 लीटर, और 2 मोल के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 22.4 लीटर, और यहाँ पे 1 मोल के लिए 22.4 लीटर, यहाँ पे 2 मोल के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं सभी में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सभी में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 2 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 2 लीटर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा किस में आ गया, लीटर में आ गया। लेकिन अगर मीटर क्यूब में निकालना है तो मीटर क्यूब में इसको अपन क्या कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 10⁻³ मीटर
क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन रेशियो अगर निकालेंगे तो ये 10⁻³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CO2 कितना मिल रहा है हमारा 1 मीटर क्यूब एंड H2O कितना मिल रहा है 2 मीटर क्यूब। ठीक है, H2O हमारा 2 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 351, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट मिलकर हमारे एक कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, O2, यहाँ पे हाइड्रोजन H2, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में क्या होते हैं H2O, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर इस वाटर को बनाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है व्हेन अ वेपर कंडेंसेज इनटू लिक्विड। अगर वेपर लिक्विड में कंडेंस होता है तो क्या होता है, तो इसको हम फेज डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो ये क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ अगर इसके अंदर देख रहे हैं हम, इसके अंदर ये जो कर्व है, कर्व के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो कर्व है, कर्व कौन सा होता है हमारा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन रहती है, और ये क्या होती है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, ये यहाँ पे रहती है हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो यहाँ पे वेपर से अपन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। कंडेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंडेंस करने के लिए हमें वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेपर फेस है, यहाँ पे ये वेपर फेस है। वेपर से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिक्विड लाइन रहती है, तो यहाँ से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हीट हमारी रिजेक्ट होती है। ठीक है, हीट जो है वो क्या होती है, रिजेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ से हीट हमारी रिजेक्ट होगी। अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेंगे मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमें हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलेंगे हम, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ए वेपर कंडेंसेज इनटू लिक्विड, तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, इट इवॉल्व्स हीट, मतलब हीट रिजेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 353, ए क्लोज सिस्टम रिसीव्स 50 किलोजूल हीट बट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज बाई 25 किलोजूल, द वर्क डन बाय द सिस्टम वुड बी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था इससे पहले। यहाँ पे वैल्यू दे दी है, जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम कितनी हीट रिसीव कर रहा है, 50 किलो जूल। ठीक है, यहाँ पे 50 किलो जूल रिसीव कर रहा है, और इंटरनल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है, 25 किलो जूल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये हमारा क्लोज सिस्टम है, इसमें हीट हम सप्लाई कर रहे हैं 50 किलो जूल, और इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है 25। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, डी यू इक्वल टू हो गया -25 किलो जूल, और डेल की इक्वल टू हो गया 50 किलो जूल। तो डेल की इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस में डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू अपन निकालेंगे तो डेल डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डेल क्यू माइनस में डी यू। तो डेल क्यू कितनी है, 50 है, 50 किलो जूल, क्योंकि हीट अपन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगी। हीट अगर रिजेक्ट करते तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये नेगेटिव आ जाता। तो 50 प्लस में इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, तो ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 75 किलो जूल। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा 75 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 354, ए कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम इज फाउंड टू अंडरगो चेंज in its internal energy by 50 kilojoule, whereas it receives only 25 kilojoule of heat
सच ए सिचुएशन इज, तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो पॉसिबल होगी या इम्पॉसिबल होगी वो बताना हमें। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस किया था अभी इसी लेक्चर में। तो उसी तरीके से यहाँ पे हीट हम जो दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 25 किलो जूल दे रहे हैं, ठीक है। और जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी हो रही है, 50 किलो जूल। तो यहाँ पे डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, तो यहाँ से डेल क्यू हमारी 25 हो गई और डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 50। तो यहाँ से डेल डब्ल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ गया 50 माइनस में 25, तो ये डेल डब्ल्यू क्या आ रहा है हमारा माइनस में 25, ठीक है। वर्क डन हमारा इसके अंदर आ रहा है। अगर वर्क डन पॉजिटिव भी आता तो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आता तो मतलब क्या है, हम सिस्टम से वर्क डन हमें मिल रहा है। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो सिस्टम को हमें वर्क डन देना पड़ रहा है, ठीक है। बस ये दोनों डिफरेंस रहेंगे। बाकी ये जो सिस्टम है इस प्रकार का, जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, पॉसिबल रहेगा, ठीक है। ये जो इस प्रकार का सिस्टम है वो हमारा पॉसिबल रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 355। ए रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 600 केल्विन एंड 1200 केल्विन रिसीव्स 50 किलो जूल ऑफ हीट, द वर्क डन बाय द इंजन विल बी। तो यहाँ पर रिवर्सिबल इंजन है, किसके बीच में वर्क कर रहा है, 600 और 1200 डिग्री केल्विन के बीच में, और जो हीट है, हीट रिसीव कितनी हो रही है 50 किलो जूल। तो देखते हैं यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर 1200 केल्विन हो गया और ये इंजन हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ क्या हो जाएगी नीचे रिजेक्ट हो जाएगी। तो एफिशिएंसी हम जानते हैं क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई, और इसी को अपन टेम्परेचर के टर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाती है T1 माइनस में T2 अपॉन में T1। तो यहाँ से W वर्क डन निकालना है हमें, W अपॉन में क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 1200 माइनस में 600 अपॉन में 1200। तो यहाँ से ये कितना आ गया 600 अपॉन में 1200, तो ये क्या आ गया 1/2। यहाँ से अपन वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है 25 किलो जूल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पॉजिटिव आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 किलो जूल। नेक्स्ट है 356। 1 किलोग्राम ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एंड 300 केल्विन टू, यहाँ से जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 मीटर क्यूब है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री केल्विन है, और प्रेशर है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्टेट से अपन कंप्रेस कर रहे हैं कहाँ के लिए 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हमारा घटकर कितना हो रहा है 0.5 मीटर क्यूब, और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है कितना 400 डिग्री केल्विन। तो इस प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा, ये हमें जो वर्क ट्रांसफ़र है वो किस में निकालना है, कैलोरी में निकालना है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि कैलोरी में निकालना है। तो हम देखते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो गलत दी गई हैं, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या लेते हैं PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1 दिया गया है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको मीटर क्यूब स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह अपन क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर और ये मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -2 मीटर आ जाएगा और इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -4, और 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन 10 टू द पावर 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर P2 निकालेंगे तो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 5 इंटू में 10 टू द पावर 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में दिया गया है तो ये 1 मीटर क्यूब, V2 हो गया 0.5 मीटर क्यूब, टेम्परेचर T1 और ये T2, ठीक है। हम जानते हैं एयर अगर गैस लेते हैं, एयर के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4, और जो आर है आर की वैल्यू कितनी होती है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये आर की वैल्यू हो गई। तो हम जानते हैं जो वर्क डन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में वो कितना होता है P1 V1 माइनस में P2 V2 अपन में गामा -1, और यहाँ से वर्क डन अगर अपन इस तरीके से लिखते हैं P2 V2 माइनस में P1 V1 अपन में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, क्योंकि यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं इसको अपन इधर लेके आते हैं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो P2 V2 माइनस में P1 V1, और यहाँ से इसको भी उल्टा करना पड़ेगा तो ये क्या हो गया नीचे 1 माइनस गामा, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है MRT, PV इक्वल टू होता है MRT, तो यहाँ से
P1 V1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये MRT1, मास यहाँ पे क्या दिया गया है 1 दिया गया है, तो इसकी जगह RT1 लिख सकते हैं, RT2 लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर के टर्म में अगर निकालते हैं तो ये वर्क डन हमारा कितना हो जाता है, ये R इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा। तो यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये जो वैल्यू है अपन इसके अंदर पुट करेंगे, टेम्परेचर 400 और 300 दिया है, तो यहाँ पे ये हो गया, और गामा की वैल्यू कितनी होगी 1.4। तो जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारा W 71.75 किलो जूल। हम जानते हैं 1 जूल इक्वल टू किसके बराबर होता है 4.18 कैलोरी, ये इसके बराबर होता है 4.18 कैलोरी के बराबर। इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है 299.91 किलो कैलोरी। तो ये जो आंसर है वो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया गया है। अगर अपन इस तरीके से देखते हैं कि गामा की वैल्यू एयर की न लेके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं P1 V1 इस तरीके से, P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V टू द पावर गामा। तो इससे अपन गामा की जो वैल्यू है, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो ये भी गलत है, यहाँ से गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ हैं वो गलत दी गई हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 357। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर फॉर एयर आर 711 जूल पर केजी केल्विन एंड 1000 जूल पर केजी केल्विन रेस्पेक्टिवली। द गैस कांस्टेंट ऑफ एयर इज, तो एयर के लिए गैस कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, हम जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। ठीक है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R के बराबर होता है। तो Cp की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 1000, और Cv की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 711। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 289 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट 358। 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेज फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ CO। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखते हैं ये 2C प्लस में O2। ठीक है, ये 2 कार्बन हैं प्लस में ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये क्या बनाएंगे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। तो 2CO, ये इक्वेशन को अगर बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2C लेना पड़ेगा और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा 2CO। ठीक है, अगर यहाँ पे मॉलिकुलर वेट देखते हैं, कार्बन का जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 32। ठीक है, और तो यहाँ इन दोनों का समीशन अगर देखते हैं तो ये कितना हो गया, कार्बन के लिए 12 प्लस में ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया 16। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम कार्बन के लिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेज फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 1 किलोग्राम की जो क्वांटिटी है वो अपन देखते हैं, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी 32/24, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी 56/24। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ गया 7/3। तो इतनी क्वांटिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की बनेगी। ठीक है, किससे 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन से। अगर हम एयर की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि एयर की रिक्वायरमेंट कितनी है, एयर की रिक्वायरमेंट हमारी इतनी है, अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो कितना होगा हमारा, तो हम जानते हैं कि एयर बाई मास कितनी होती है एनवायरनमेंट में 23%। तो 23% से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 32/24 ये था। ठीक है, 32/24 ये था, इसको अपन परसेंटेज निकालेंगे तो ये 0.23 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा हमारा 5.79%। ठीक है, ये कितनी आएगी, अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये आ रहा है 5.79%। अगर एयर की जो रिक्वायरमेंट है, अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एयर की कितनी रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है हमारी इतनी, जो टोटल एयर है हमारी 23% है, इस टोटल एयर में से हमें रिक्वायरमेंट है इतनी। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/3। यहाँ पे इसमें पूछा गया केवल क्वांटिटी के बारे में पूछा गया CO की, एयर की क्वांटिटी के बारे में नहीं पूछा गया,
कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 359। 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन वुड प्रोड्यूस फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ CO2, फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ CO2 इन फ्लू गैसेज। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है कि 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन हमारा ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गई, ठीक है, CO2 बना रहा है। तो कार्बन के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, और ये टोटल कितना हो गया 44। ठीक है, 1 किलोग्राम कार्बन हो गया। तो इसको अपन अगर इस तरीके से देखते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी आ रही है 8/3, और यहाँ पर कितने अमाउंट ऑफ CO2 बन रहा है वो कितना है हमारा 11/3। अगर एयर की रिक्वायरमेंट पूछता तो अपन एयर की रिक्वायरमेंट अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि एयर की जो परसेंटेज है वो हमें पता है कि एयर की परसेंटेज कितनी होती है 23%। तो यहाँ पे जो एयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इतनी थी 8/3 या 32/12, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 0.23 से, तो ये कितनी आ रही है एयर की रिक्वायरमेंट 11.59। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्लू गैसेज CO2 इन फ्लू गैसेज में CO2 की कितनी परसेंटेज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लू गैसेज हैं, फ्लू गैसेज की जो परसेंटेज है कि फ्लू गैसेज की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे हमें नहीं पता है, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर एयर की रिक्वायरमेंट पूछता तो अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि एयर की जो परसेंटेज है वो हमारी बाई मास कितनी होती है 23%, और ये हमें पता है। लेकिन फ्लू गैसेज के बारे में हमें नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई परसेंटेज दी भी नहीं गई है, तो अपन जिससे कैलकुलेट करें तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 360। 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ CO2। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यहीं पे 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन कितना CO2 प्रोड्यूस करता है 11/3। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी गलत दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में 11/3 होना चाहिए था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।